हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंसेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह है पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य के भाग। तो हम जो जीव द्रव्य के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हम सेल की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और सेल की सीरीज़ से रिलेटेड हमने 3 वीडियोस अभी अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस टॉपिक को जो आज हम कवर करने वाले हैं बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म के पार्ट की, यानी जीव द्रव्य के भाग की, तो जीव द्रव्य को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग हैं इसके? इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट हुए, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं साइटोप्लाज्म को, उसको हम पढ़ेंगे आज हम कोशिका द्रव्य को। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूक्लियस को कवर करने वाले नहीं हैं। तो फर्स्ट पार्ट को इसके पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म को जो पहला भाग है यानी साइटोप्लाज्म, यानी इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं और पूरा कवर नहीं कर पाएंगे साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसकी शुरुआत करेंगे और सीक्वेंसली इसको हम आगे पढ़ते चले जाएंगे आगे की वीडियोस में। आइए शुरुआत करते हैं साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरे रहता है और अधिकांशतः जो पौधों में यह कोशिका की निर्जीव भित्ति से, निर्जीव भित्ति का मतलब यहाँ पर सेलवाल से है, कोशिका भित्ति से है, ठीक है, निर्जीव भित्ति से घिरा रहता है। नहीं समझ पा रहे हैं इसको? 1 मिनट, ज़्यादा वीडियोस इसको हम बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको हम एक फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कोई केंद्रक नहीं, जैसे कोई ये सेल है, कोशिका है, ठीक है, और ये कोशिका की 2 कवरिंग है, इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, 2 कलाएँ हैं। बाहर वाली जो होती है इसको हम सेल वाल कहते हैं। चूँकि हम प्लांट सेल को पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये सेल वाल है, कोशिका भित्ति हो गई, ठीक है, और इनर वाल है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा लेमा हो गई, ठीक है। सेंटर में बीच में एक ऑर्गन सेल्स कोशिकांग होता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, ये है केंद्रक या न्यूक्लियस। अब हम समझते हैं कि इसमें साइटोप्लाज्म कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वो भाग है जो केंद्र को चारों ओर से घेरे है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर होगा, केंद्र को चारों ओर से घेरे है, ठीक है। और अधिकांशतः पौधों में कोशिका की निर्जीव भित्ति यानी सेलवाल, तो सेलवाल के अंदर, ठीक है, सेलवाल को छोड़ दें, ठीक है, तो सेलवाल इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा, यानी इसमें प्लाज्मा लेमा और ये आपका न्यूक्लियस यानी केंद्र के बाहर का जो पार्ट है सब आएगा इसमें साइटोप्लाज्म में। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है, ये कला आएगी, और इसके बाद जो इसका जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी लिक्विड है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग जो होते हैं वो सब इसमें आएंगे, साइटोप्लाज्म में आएंगे, कोशिका द्रव्य में आएंगे, ठीक है, समझ गए? प्रोटोप्लाज्म का वो भाग जो केंद्र को चारों ओर से कवर्ड किया, ठीक है, केंद्र घिरा हुआ है जिससे, ठीक है, और ये स्वयं घिरा हुआ है किससे? सेलवाल से, यानी कोशिका भित्ति से, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, वही कहलाता है जीव द्रव्य, ठीक है। अब हम इसके पार्ट की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्लाज्मा लेमा, दूसरा है टोनोप्लास्ट, और तीसरा है इन दोनों जो आपका जो प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट है इनके बीच का भाग, तो इसे कहते हैं मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स, यानी इन 2 कलाओं के बीच का भाग, ठीक है। ये 3 पार्ट हुए। फिगर में देखिए ज़रा, ये कोई सेल हो गई, सेल की 2 कवरिंग, ये सेल वाल हो गया, ठीक है, सेल वाल, ये आपका अंदर वाली ये आपका प्लाज्मा लेमा, ठीक है, और यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस केंद्रक और एक वैक्यूल से एक रिक्तिका पाई जाती है। तो जो वैक्यूल या रिक्तिका होती है, रिक्तिका की जो कवरिंग होती है इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को समझते हैं। तो प्लाज्मा लेमा कहाँ है? प्लाज्मा लेमा ये है सेल वाल के जस्ट अंदर वाले जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहाँ है? जो वैक्यूल्स होती है, रिक्तिका होती है, रिक्तिका के चारों ओर की जो कवरिंग होती है, ये जो झिल्ली होती है रिक्तिका के चारों ओर से कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये दो पार्ट हो गए इसके। और जो तीसरा पार्ट है जिसको कहते हैं मिडल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, इन दोनों कलाओं के बीच का मध्य भाग, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सब एरिया आएगा वो सब ये इसके अंतर्गत आएगा, मिडिल पोर्शन ऑफ, वो सबसे बड़ा पार्ट यही वाला है, मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स। अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसको फर्दर पढ़ेंगे तो इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। इसमें एक इसका एक्टिव पार्ट होगा और इसका इनएक्टिव पार्ट होगा, तो उसको आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए बस इतना ही देख लेते हैं, ठीक है।
तो प्लाज्मा लेमा टोनोप्लास्ट और मिडल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, यानी इन दोनों कलाओं के बीच का मध्य भाग, ये 3 पार्ट हुए इसके साइटोप्लाज्म के कोशिका द्रव्य के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन्स की स्ट्रक्चर को, यानी मेम्ब्रेन्स क्या है, कलाएँ क्या हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन सेल्स कोशिकांग होते हैं, तो कोशिकांग मेम्ब्रेन्स यानी झिल्लियों द्वारा बने होते हैं, ठीक है। उसमें किसी न किसी प्रकार की कला होती है। तो कलाओं की संरचना के बारे में हम समझने वाले हैं। तो कलाओं की संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने टाइम टू टाइम अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो हम समझने वाले हैं वो है यूनिट मेम्ब्रेन यानी एकक कला। यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में एक वैज्ञानिक थे जे डेविड रॉबर्टसन, ठीक है। रॉबर्टसन ने 1959 में 1959 में अपनी हाइपोथेसिस यानी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। सबसे पहले समझते हैं कि जे डेविड रॉबर्टसन ने किस तरीके से इसे बताया था। तो 1959 में इन्होंने अपना इसको क्वाइंट किया था रॉबर्टसन ने। इनके अनुसार सब इसको हम फिगर समझें तो बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये फिगर पर फोकस करते हैं, ठीक है। रॉबर्टसन ने बताया कि जो कलाएँ होती हैं जिससे कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन सेल्स यानी कोशिकांग जो कवर्ड होते हैं, ढके होते हैं, ठीक है। मतलब जो इनका जो कह सकते हैं कवरिंग होती है, ठीक है। एनवलप जो इनका लिफाफा होता है, ठीक है, वो इस तरीके से बना होता है। इसमें इन्होंने बताया कि ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है? ये बना होता है लिपोप्रोटीन का। लिपो मीन्स आपका लिपिड और प्लस प्रोटीन यानी आपका प्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अब लिपिड कहाँ है, इसमें प्रोटीन कहाँ है? तो बीच में जो है आपका फास्फोलिपिड बाइलेयर्ड होता है, ठीक है। बीच में फास्फोलिपिड बाइलेयर्ड होता है इस तरीके से। बाइलेयर यानी आपका दो स्तर हैं, ठीक है, फास्फोलिपिड के, ठीक है। ये आप देख रहे हैं दोनों इस तरीके से। ये एक संरचना को देखें जरा, इस तरीके से है। ये एक लेयर ये हो गया और इसमें क्लिप टाइप का ऐसे जुड़ा हुआ दूसरा लेयर, ठीक है। एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फास्फोलिपिड यानी लिपिड बीच में होता है, मिडिल पोर्शन में लिपिड होता है, फास्फोलिपिड इसकी बाइलेयर्ड होती है, इसकी दो स्तर होते हैं इसके, ठीक है। और इसका बाइलेयर्ड पाया जाता है, इसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे, ठीक है, प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। गोलाकार प्रोटीन होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। तो प्रोटीन किस टाइप की है? प्रोटीन है यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये देख रहे हैं आप प्रोटीन। इस तरीके से प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर नीचे भी एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। इनकी मेज़रमेंट की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें मेज़रमेंट में जो प्रोटीन होती है जिसकी दो लेयर पाई जाती है, ऊपर एक और नीचे, तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 20 + 20 आपका 40 हो गया। और ये जो आपका फास्फोलिपिड जो कि 2 लेयर में बीच में पाई जाती है, ये 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो अगर सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये 75 एंगस्ट्रॉम मोटी यानी 75 एंगस्ट्रॉम थिकन्ड इतनी मोटी जो है आपका लेयर होती है। कौन सी लेयर? यूनिट मेम्ब्रेन एकक कला, जिससे कि ऑर्गन सेल्स यानी कोशिकांग कवर्ड होते हैं, ढके होते हैं, जो उनकी कवरिंग होती है, ठीक है। तो कोशिकांगों की जो कवरिंग होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम यानी 75 एंगस्ट्रॉम थिकन्ड होती है, इतनी मोटी होती है। और किससे मिलकर बनी होती है? लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। बीच में आपका फास्फोलिपिड की बाइलेयर्ड होती है 35 एंगस्ट्रॉम मोटी, और इसके दोनों ओर जो है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन से गोलाकार प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन लेयर होती है। एक थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। जो फास्फोलिपिड बाइलेयर्ड होता है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर्ड जो आपका क्लिप लाइक स्ट्रक्चर से एक दूसरे से क्लिप्ड है, जुड़े हुए हैं। इनके जो हेड होते हैं, ये जो गोलाकार जो हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। इनके हेड हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो इनकी टेल होती है, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफिलिक मीन्स आपका यानी वाटर लवर होते हैं, यानी जल के प्रति आकर्षित होते हैं। और हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ये जल से दूर जाते हैं। इन्हीं कैरेक्टर की वजह से हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कैरेक्टर्स लिपिड्स में पाए जाने के कारण ही जो है ये स्पेशल होते हैं, ठीक है। ये विशिष्ट प्रकार के होते हैं, इनमें स्पेशलिटी पाई जाती है, ये इनमें विशिष्टता होती है, ठीक है। लेकिन जो जे डेविड रॉबर्टसन ने अभी ऊपर जो देख रहे हैं, रॉबर्टसन जो 1959 में जो इस परिकल्पना को जो क्वाइंड किया था, इन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से, चूँकि जो कलाएँ होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये सिलेक्टिवली होती हैं। यानी कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती हैं, और कुछ को जो वेस्टफुल होते हैं, जो इनके लिए लाभदायक नहीं होते हैं, उसे ये बाहर भी जो है उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया नहीं कि इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बस इन्होंने केवल स्ट्रक्चर को इतना मेंशन किया था। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, ठीक है। ये था फर्स्ट प्रकार यूनिट मेम्ब्रेन, समझ गए होंगे। फिगर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फिगर ये है, ठीक है। फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका लिपोप्रोटीन की बनी हुई संरचना है, ठीक है। दोनों ओर प्रोटीन और बीच में आपका फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। दूसरे हम टाइप की बात करते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, या इसको कहते हैं तरल मोज़ाइक मॉडल। इस मॉडल को दिया था सिंगर एम निकोल्सन नामक साइंटिस्ट ने 1972 यानी 1972 में।
सेम वैसे ये भी होती है जैसा कि यूनिट मेम्ब्रेन होती है, आपका जे डेविड रॉबर्टसन ने जैसे बताया था, सेम टाइप की ये भी होती है। सिंगर एंड निकोलसन वाली भी लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। थोड़ा सा अंतर ये है, आइए फिगर से ही समझिए, ऐसे थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे। फिगर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का फिगर, ठीक है। इसमें आप देखें तो ये आपका क्लिप लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका लिपिड है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। इस तरीके से ये इनके हेड हैं, ठीक है। ये हेड दोनों तरफ और बीच में आपका क्लिप लाइक इनकी टेल अटैच हैं, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो इसमें जो प्रोटीन होती है, तो हमने जो यूनिट मेम्ब्रेन में पढ़ा था, एक कला पढ़ा था, एकक कला की जो प्रोटीन होती थी वो ग्लोबुलर प्रोटीन थी। इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन ना होकर इसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है। जो बाहर सरफेस की तरफ प्रोटीन होती है उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जो सरफेस की तरफ होती है उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, और जो इसके बीच में अटैच होती है, जो जुड़ी होती है, इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, पेरिफेरल का एक नाम और है, इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ इनकी जो आपका जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड में धंसे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका डिपॉजिटेड होता है, इसमें धंसा हुआ होता है। देखिए इस तरीके से पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ तो इस प्रकार से जो है अटैच्ड होता है। इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। वैसे इसका जो दूसरा नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इनकी फंक्शन की वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। पदार्थों को ले आने और ले जाने का काम इन्हीं प्रोटीन्स का होता है, इसलिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और वैसे इसका जो नाम है, इसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये इसके अंदर धंसी हुई है, इसलिए इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। या इसे कहते हैं इंट्रिंसिक, तो उसे एक एक्स कहा जाता था, और ये है चूँकि अंदर है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन या आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होती हैं, ये प्रोटीन जो है आसानी से इन कलाओं से बाहर निकल नहीं पाती हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर धंसी हुई है, ठीक है। और जो बाहर हैं, जो पेरीफेरी में हैं, यानी जो परिधि की तरफ हैं, सरफेस पे हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन, ये इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है। ये आसानी से जो पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन आसानी से अलग की जा सकती है। बल्कि जो दूसरी प्रकार की जो प्रोटीन है आपका, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये आसानी से अलग नहीं की जा सकती है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, पेरिफेरल प्रोटीन के साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन के साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। तो जब पेरिफेरल प्रोटीन या आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ में जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं, यानी शर्कराएँ जुड़ती हैं, तब ये मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपका लिपिड के साथ भी जुड़े होते हैं, ठीक है। और जब ये लिपिड के साथ जुड़ती हैं, तब जो संरचना बनती है उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ये इतनी संरचना थी, ठीक है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने, यानी सिंगर निकोलसन ने भी बताया कि यानी जो पदार्थों को आवागमन में, यानी जो ये पदार्थों को लाने और ले जाने का काम जो होता है, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पर बातें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई, ठीक है, कि किस तरीके से जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, कलाएँ जो होती हैं, कलाएँ किस तरीके से अपने अंदर पदार्थों को ले आने और ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गई, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसकी हम थियरी को समझ लेते हैं। वैसे हमने सब कुछ बता ही दिया है इसमें, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन द्वारा 1972 में इसको क्वाइंट किया गया था, ठीक है। इन्होंने भी बताया कि ये लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। तो बीच में आपका बाइलेयर्ड आपका फास्फोलिपिड होती है, और इसकी इस परत से जुड़े, यानी आपका जो लिपिड से जो जुड़ी हुई प्रोटीन्स जो होती हैं, वो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं, परिधीय प्रोटीन, या इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, बाह्य प्रोटीन। नाम याद रखिएगा, जो सरफेस की तरफ हैं, सतह की तरफ हैं, उसे पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो इसकी परत में जो धंसे हुए हैं, उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन या इसे इंटीग्रल प्रोटीन भी कह सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और इसी का जो नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तो दो प्रकार की प्रोटीन को याद रखिएगा। पहला है पेरिफेरल, ये परिधि की तरफ वाली है, या इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी बाहर है चूँकि, ठीक है, इसलिए बाह्य प्रोटीन भी कहते हैं इसको, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो इसके परत में धंसे हैं उसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इसी को कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। ये जो आपका जो इंटीग्रल होते हैं, ये लिपिड की परतों में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एक्टिविटीज़ द्वारा जो है मिक्स्ड होते हैं, और आसानी से अलग नहीं होते, चूँकि अंदर हैं इसलिए आसानी से अलग नहीं होते हैं। लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है। ये आसानी से आइसोलेटेड किए जा सकते हैं। अब हम बात करें जो शर्कराएँ होती हैं, कुछ हमने बताया था कि जो सरफेस की तरफ प्रोटीन से, यानी जो पेरिफेरल प्रोटीन है, उसके साथ कुछ शुगर भी जुड़ करके कुछ संरचनाएँ बनाती हैं, ठीक है। तो जब प्रोटीन के साथ शर्करा जुड़ती है, ठीक है,
तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और जब लिपिड के साथ में शर्करा जुड़ती है तो उसे ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स है, ये स्पेशलिटी होती है सेल्स की, ठीक है। इसी के आधार पर कोशिकाएं अपनी जैसी कोशिकाओं की पहचान कर पाते हैं या अपने में डिफरेंसेस कर पाते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स की स्पेशलिटी यानी विशिष्टता के आधार पर ही कोशिकाएं अपनी जैसी कोशिकाओं की पहचान करती हैं। यह जो कैरेक्टर होता है प्राणियों में, ये आपका ब्लड ग्रुप में, आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में, ठीक है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में, या कैंसर्स में, या आपका जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ट्रांसप्लांट में, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट आदमी इनकी महत्वपूर्ण जो है रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करें जो यूनिट मेम्ब्रेन और जो दूसरी प्रकार का आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये दोनों जो है आपका डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन सेल्स होते हैं उसमें देखने को आसानी से मिल सकते हैं। जितने भी कोशिकांग होते हैं इसमें आसानी से इनको देख सकते हैं। इनको आप देख सकते हैं जीवद्रव्य कला में, यानी प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में। इसको आप टोनोप्लास्ट में देख सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइट्रोकांडिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, केंद्रक हो गया। ये सब की जो कलाएँ होती हैं वो भी आपका यूनिट मेम्ब्रेन यानी एकक कला की ही बनी होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज की वीडियो में हमने जाना कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के कितने पार्ट होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को हम कवर करने वाले थे, साइटोप्लाज्म को हम कवर कर रहे थे। साइटोप्लाज्म के हमने 3 पार्ट बताए। कौन कौन से 3 पार्ट थे? पहला था प्लाज्मा लेमा, दूसरा था आपका टोनोप्लास्ट, और तीसरा आपका मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स, यानी इन 2 कलाओं के मध्य का भाग। तो अभी तो हमने केवल मेम्ब्रेन्स यानी कलाओं को समझा था कि कौन कौन सी कलाएँ होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे, प्लाज्मा लेमा क्या है, टोनोप्लास्ट क्या है, और उसके बाद खासकर अगले वीडियो में इन्हीं दोनों को हम कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिडल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके ले आएंगे उसके जस्ट आगे वाले वीडियो में, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।